नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र के 288 सीटों की अगर बात करें और इसके अलावा बात की जाए झारखंड की, तो दूसरे फेज की 38 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज प्रचार अभियान थम गया। लेकिन आज भी खूब सियासी बयानबाजी के तीर छोड़े गए। और उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तर कुछ सीटों पर ताकत लगाकर दूसरे दलों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे। ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है। जब उन्हें पता लग गया कि जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया, कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है। यहां पर सुनने में आ रहा है कि कटेरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या हो गई उनकी। अब वो जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त उपचुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है और ऐसे में जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 4 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोर लगाते दिखेंगे। अखिलेश यादव का आज 18 गांव से रोड शो निकलेगा, तो वहीं जयंत चौधरी भी 10 गांव में रोड शो करेंगे। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ककरौली में विशाल जनसभा होगी, जबकि चंद्रशेखर आजाद भी आज 2 जनसभा और रोड शो के जरिए माहौल बनाएंगे, जिसे लेकर आज पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और एक है तो सेफ है नारे के बदले राहुल गांधी ने सेफ यानी कि तिजोरी खोलकर बीजेपी पर वार किया है। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के इतिहास का काला चिट्ठा जारी कर दिया, यानी कि कच्चा चिट्ठा जारी करते हुए कहा कि एक है तो सेफ है पर वार करने वाले राहुल गांधी फेक है। चुनावी मौसम में ये कैसे तीर और सियासी प्रहार देखे जा रहे हैं, पहले वो बयान सुनाते हैं। इससे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप
अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। जो स्वयं जहरीले सांप हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी, ऐसे लोग जिनकी देन कश्मीर था, और आज भारतीय जनता पार्टी कारण तो बांग्लादेश में हिंदू बच गया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अमेरिका में चुनाव लड़ता है तो मोदी की बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है। आज सारे विश्व में सम्मान जो बढ़ा है भारत का, वो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये बौखला गए। खड़गे ने तो ये भी तो कहा था, मोदी को रोको नहीं तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा। तो ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे पीडीओ हो, चाहे एंटी गठबंधन हो, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में प्रचार का दिन खत्म हो गया। फैसले की बारी है। फैसला मतदाताओं को करना है कि मुद्दों पर करना है, और महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के चुनाव भविष्य पर करना है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तमाम दावे किए, विपक्ष ने तमाम वादे किए। चुनावी घोषणा पत्रों से लेकर बयानबाजियों तक नजर डाले तो इस चुनाव के 4-5 फैक्टर समझ में आते हैं। पहला ध्रुवीकरण, दूसरा महिला कल्याण, तीसरा है किसान सम्मान और चौथा है जाति और मराठा आरक्षण, और बाकी है 2 दलों के 4 टुकड़े और उनमें वोट ट्रांसफर का अनुपात। इन्हीं 4-5 फैक्टर्स के बीच महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला होना है। लेकिन क्या मतदाता भी इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं, या फिर उनके यानी कि मतदाताओं के मुद्दे नेताओं की परिचर्चाओं से अलग है? तो सवाल है कि क्या महाराष्ट्र, झारखंड का वोटर विकास, महंगाई, रोजगार, किसान के नाम पर वोट डालेगा, या फिर चुनावी जुमलों और डायरेक्ट बेनिफिट वाली सत्ता के शॉर्टकट्स वाली घोषणाओं और दावों के चक्कर में फंसेगा? महाराष्ट्र में 2 दलों के 4 टुकड़ों के साथ पहली बार हो रहे प्रादेशिक चुनाव में क्या मतदाता सियासी विरासत का फैसला करेगा या राज्य की तकदीर का फैसला लिखेगा? तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को धारावी परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इनमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीरें थी और दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा है कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब इस नारे पर तीखा कटाक्ष किया और उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उनके आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर घपले घोटालों में शामिल रहने का आरोप है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के मुंबई में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को निचले स्तर का बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस जैसी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के नेता द्वारा एक तिजोरी के इर्द गिर्द ड्रामेबाजी करना शोभा नहीं देता। तो वही जिस प्रकार से आज का भी सियासी पारा हाई नजर आया, लेकिन सवाल बड़े हैं, क्या किसकी लहर, कौन जीतेगा रण? चुनावी नारा क्या लगाएगा बेड़ा पार? थमा शोर, किसका चलेगा जोर? 27 से पहले 9 जीतेंगे योगी, क्या अघाड़ी की चलेगी गाड़ी? इन्हीं सभी सवालों के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
एक है तो सेफ है, कौन सही कौन फेक सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम सलोनी जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले श्याम सलोनी जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है जवाब। जवाब दी। मेरा सभी को प्रणाम। देखिए, एक है तो सेफ है, ये मोदी जी ने कहा, क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए कहा है उन्होंने। जब पूरा भारत ने एक होकर के एक मत से अपना नेता चुन लिया मोदी जी को, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार चुना, तो आज इसका परिणाम विश्व में मोदी जी भारत की पताका लहरा रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से दे रहा है। कल ही देखिए नाइजीरिया में कितना बड़ा मोदी जी का सम्मान हुआ है, और ये सम्मान मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान भारतवर्ष के 140 लोगों का है, नागरिकों का है। श्याम सलोनी जी, लेकिन जिस प्रकार से आज खड़गे जी का बयान सुन रहे थे कि वो तो कह रहे थे बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से कर दिए। आप विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार वाहवाही हो रही, लेकिन विपक्ष तो सांप से तुलना कर रहा है। आरती जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए, आप एक मछली को तालाब से, पानी से बाहर कर दीजिए तो कितनी देर रह पाएगी? वो तड़पने लगेगी, उसको वो पानी चाहिए। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के ये जो लोग हैं, ये उस मछली के तरीके से सत्ता के लिए लालायित हैं। इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, ये भाई से भाई को लड़ा देंगे, देश में तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगे, कांटे बटों की राजनीति करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से सत्ता के लिए इतने परेशान हैं। आज ये आरएसएस पर भी आरोप लगा रहे हैं। एक आरएसएस जो भारत की सेना के बाद, आर्मी के बाद अगर डिसिप्लिन में रह करके देश पर जब जब विपत्ति आई, जितनी भी विपदाएं आई, चाहे वो कश्मीर में आई हो या अन्य किसी प्रांत में, आरएसएस के स्वयं सेवकों ने बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी अपने स्वार्थ के जनहित में कार्य किया, जान जोखिम में डाली है। कश्मीर में भी उन्होंने मुसलमानों को बचाया, जिन पर खड़गे जी आज साफ विक्षिप्त की बात कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। ये संजाद मोरनानी को बोल सकती है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले। ठीक है, लौटूंगी। आप मुस्लिम लीग पर बोलिए, कभी इस्लाम पर बोल के दिखाइए, केवल हिंदुओं पर, भाजपा पर, जिसको जनता ने, देश के 140 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिया हो, आप उस भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। अजीत जी, जिस प्रकार से उपचुनाव की बिसात में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, 2024 का जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और 2024 के बाद समाजवादी पार्टी का रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रहा, और इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी तीसरे नंबर पे उभर करके आई है। तब से बीजेपी के लोगों के अंदर बौखलाहट है, और वो बौखलाहट इतनी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि अगर ये उपचुनाव जो 9 सीटों पर हो रहा है, अगर ये कहीं हार गए तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी कहीं दिल्ली वाले इनके नीचे से खिसका न दें। इसलिए ये इस तरीके का नैरेटिव चुनाव में गढ़ना चाहते हैं, क्योंकि विकास का काम तो इन्होंने किया नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया, एयर एक्सपो किया गया, आज तक एक भी इन्वेस्टर तो उत्तर प्रदेश में ला नहीं पाए। एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास इनका जो है
किस तरीके से अस्पतालों में स्ट्रेचर के बजाय लोग साइकिल पर लाद करके, ठेले पर लाद करके लेकर के जाते हैं, ये दिखने को मिलता है। विकास, स्वास्थ्य के, शिक्षा में आप देखिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस को ढकेलते हुए ड्राइवर और कर्मचारी नजर आते हैं, उनको तेल नहीं दे पा रहे उत्तर प्रदेश की सरकार। और उत्तर प्रदेश में महंगाई इस तरीके से बढ़ी हुई है कि आलू का दाम जो है 40 रुपए किलो से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्याज का दाम बढ़ता जा रहा है। दाल का रेट जितना बढ़ा था आज तक बढ़ा हुआ है। मसालों का दाम जो बढ़ा था बढ़ा ही था। तेल का दाम, खाने वाला खाद्य चीजों का दाम अभी तक बढ़ा हुआ है। गैस सिलेंडर का दाम, ये राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे कि हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, तो राजस्थान के भाइयों से पता किया गया कि अरे भाई यहाँ भी कह रहे थे कि ये तो जुमला है। आज तक वहां भी 450 में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति बनी हुई है कि आयोग में अब तक जितने भी पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर कराने में सरकार सही ढंग से, पारदर्शी ढंग से सफल नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग जो है लीक सेवा आयोग बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी जो है लोक सेवा आयोग में, उसकी परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार जेल जा चुकी हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अभी आरओ की परीक्षा में किस तरीके से छात्र आंदोलन और पीसीएस प्री की परीक्षा में छात्र आंदोलित थे। ये कह रहे थे कि अच्छा ये बताइए कि किसी भी विज्ञापन का, अगर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो अगर नियम शर्तें जो उस समय विज्ञापन के समय लागू हैं, तो ये सरकार बीच में शिफ्टिंग क्यों करना चाहती थी। और ये खुल करके आ गया है कि अभी विधान परिषद में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों और नेताओं के नात रिश्तेदार लड़कों को रखा गया, भतीजों को रखा गया है। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ये भाजपा के मंत्री विधायक बोल रहे हैं कि 40 साल में जितना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा अब तक की सरकारों में, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हिरासत में लखनऊ में मौतें हो जा रही हैं, दलित को मार दिया जा रहा, मोहित पांडे को मार दिया जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए पहले श्याम सलोनी जी। सरकार की चुनाव जीतना चाहती है, तो आप बताइए, हम मुद्दा उठा रहे हैं, हम मुद्दों पर जा रहे हैं। जब से हमने पीडीए को कहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तब से बीजेपी एकदम बौखलाई है। आवाज नहीं आ रही आपकी, कटोगे। अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। रुकिए, जवाब ले लेती हूँ श्याम सलोनी जी से। आरती जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए यादव जी, समाजवादी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। आपके 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रह लिए, एक बार आपके भैया जी मुख्यमंत्री रह लिए। अरे अपना बताइए भाई, हमने सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं है, आप आपके योगी जी हैं। मैं काउंटर करूंगा, वो बोलते हैं गुंडे, और अपना मुकदमा खुद वापस कर लेते हैं गुंडई का। आप बीच में बोलेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। या फिर जिस तरीके से आपकी मानसिकता ना ये चैलेंज ना दीजिए, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। एक-एक करके ये चैलेंज ना दीजिए। ये गुंडावादी मानसिकता, ये गुंडई की भाषा नहीं चलेगी। टीवी पर बैठ करके गुंडई की भाषा नहीं भाई, चलेगी। प्रचार खत्म हो चुका है, एक-एक करके जवाब दीजिए, जनता सुन रही है आप लोगों को। देखिए आरती जी, इनकी भाषा सुनिए। बैठे हुए हैं, ये यादव जी बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के, हमने बड़ी इत्मीनान के साथ इनको सुना। अब हम इनको जवाब दे रहे हैं और ये बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए, कोई नहीं बीच में बोलेगा, ठीक है। देखिए, इनकी सरकार रही, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को शौचालय के लिए कितनी परेशानियां होती थी, सड़क पर जाना पड़ता था। योगी जी की सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने घर घर शौचालय दिए। योगी जी की सरकार ने महिलाओं को लकड़ियां लेकर के जो आंखें फूट जाती थी, उनको घर घर में गैस की व्यवस्था कराई, आपको राशन की व्यवस्था कराई। ये योगी जी की सरकार ने दैनिक चीजें जितनी भी होती हैं, बहन बेटियों को त्योहारों पर मुफ्त भी बस की यात्रा कराई, और कोई जवाब नहीं किया। ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, ठीक है। उसमें सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हुए योगी जी की सरकार ने ठीक है, ठीक है, लौटूंगी, ठीक है।
पंकज जी, जिस प्रकार से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उनकी बयानबाजी में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि खड़गे जी बोल रहे हैं बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से उन्होंने कह दी है। किस प्रकार की बयानबाजी और राजनीति का स्तर खराब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा नजरिया ऐसा ही रहा है। कांग्रेस एक हताशा से बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पूरे देश में अगर आप देखें तो 1984 के बाद आज तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार न केंद्र में बना पाई और उत्तर प्रदेश में तो 30-35 साल से गायब है। और कांग्रेस के तो इसलिए कांग्रेस तो हताशा भरी हुई पार्टी है और ये विभाजन की राजनीति करती है। संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। संविधान में सर्वाधिक अमेंडमेंट करने का काम कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को देश में सर्वाधिक गिराने का काम अगर किया तो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस संविधान की बात करती है जो इंडी गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें पाने के बाद से बहुत लवरेज है और झूठ का नैरेटिव फैलाने के बाद समाजवादी पार्टी ने झूठ का नैरेटिव फैलाया कि ओबीसी और दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इन सब नैरेटिव को फैलाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जब तक इस पे संज्ञान लेते बोलते तब तक 2 चरण का चुनाव हो चुका था और उसके चलते कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जिस तरह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 9 विधानसभाओं का जिम्मा थाम रखा है, तमाम मंत्रियों को प्रभारी बना रखा है और वहाँ सारे लोग बहुत मतलब प्रचुरता से लगे हुए हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए जनमानस भी इस चीज देख रहा है कि इसका क्या खामियाजा रहेगा। जनमानस भी इस चीज को देख रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपने कोई जिस तरह से बोल रहे थे, तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने 60,000 पुलिस भर्तियों की परीक्षा निष्पक्ष रूप से कराई जिसमें कई लाख 40 से 45 लाख बच्चे बैठे थे और निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के वो परीक्षा संपन्न हो गई। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग में देखा गया है कि लोक सेवा आयोग में कापियां जला दी गई और एक जाति विशेष के लोगों को ही नियुक्ति दी गई। इस तरह की तमाम चीजें हुई हैं, तो ये भी जनमानस देख रहा है। अब इसकी परिणति कितनी 20 तारीख को और सुशासन का राज्य योगी आदित्यनाथ का जनमानस ने देखा है। 20 तारीख को जनमानस किसके परिप्रेक्ष्य में वोट करता है, ये तो आगे आने वाला समय। ठीक है जी। रस्तोगी जी को शायद पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी झूठ का नैरेटिव फैलाती है। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग ने बकायदा लिख करके दिया है कि इस उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के और खास तौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के आरक्षण के साथ घोटाला किया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी ने झूठा नैरेटिव फैलाया है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में जो आंदोलन हुआ वो शिफ्ट के 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने को लेकर के ARO की परीक्षा आउट हुई और उसमें जो पकड़े गए वो किनसे जुड़े हुए थे लोग पूरी दुनिया देखी और पूरा समाज देखा है। और LT ग्रेड की परीक्षा में सुक्ता सिंह जेल गई तो उसमें समाजवादी पार्टी का देन है। और हाई कोर्ट का डिसीजन है, PCSJ में 50 कापियां बदल दी गई जिन छात्रों का और उनका जीवन अंधकारमय हो गया, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। जिनकी नौकरियां नहीं मिली उनको जो है किनारे ठेल दिया गया। हाई कोर्ट का फैसला आया कि 50 कापियां बदल गई हैं। तो ये झूठ नैरेटिव समाजवादी पार्टी फैला रही है। महंगाई के सवाल पर समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाती तो झूठ नैरेटिव फैलाती है। पुलिस की भर्ती का पेपर आउट हुआ तो ये झूठ नैरेटिव फैला रही है। 25 क्वेश्चन जो है गलत साबित हो गए। हाई कोर्ट ने कहा कि 25 क्वेश्चन पुलिस की भर्ती कह रहे हैं कि पारदर्शी है, 25 क्वेश्चन गलत है। तो समाजवादी पार्टी ने झूठ नैरेटिव फैलाया है। अरे भाई रस्तोगी जी, एक तरफा ना बात किया करिए। आप विश्लेषक बन करके बैठे हैं, एक्सपर्ट बन करके। समाजवादी पार्टी जो भी मुद्दा उठाती है तथ्यों के साथ उठाती है। अगर इसका जवाब हो बता दीजिए। आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं हुआ। आप बताइए, विधान परिषद में अभी कल ही छपा है, पूरे देश और पूरी दुनिया ने पढ़ा है। आप विधान परिषद में कर्मचारियों, रिश्तेदारों और अधिकारियों के भाई भतीजे और रिश्तेदारों की भर्ती की गई है कि नहीं की गई है? समाजवादी पार्टी झूठा आरोप लगा रही है। आप क्यों जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं? भाई आप उत्तर दीजिए कि जो है LT भर्ती
सुक्ता सिंह 68,500 में गिरफ्तार होके गई थी, जो परीक्षा नहीं दिया था उसको टॉप करा दिया गया था डीजे बजाने वाले को। ये भी झूठ नैरेटिव समाजवादी पार्टी फैला रही है। आप किस तरीके से आप लोग बैठ करके टीवी पे इस तरीके से मुंह बजाने का काम करते हैं भाई, झूठा। आप लोग कम से कम कुछ तथ्यों के साथ बोला करिए। श्याम सलोन जी, इतिहास है झूठ फैलाने का समाजवादी पार्टी का, केवल झूठ झूठ और झूठ पर ही समाजवादी पार्टी चली है। इनके दो ही मुद्दे रहे हैं शुरू से, या तो ये पत्रकारों ने अगर इनके साथ कोई थोड़ा सा भी सच का आईना दिखा दिया तो उन पत्रकारों की प्रतियां जलवा देते हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोलने का ये नाटक कर देते हैं। यदि कोई पुलिस का अधिकारी इनको आईना दिखाया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई करते हैं। समाजवादी पार्टी केवल गुंडागर्दी वाली पार्टी है और अब ये समाज को, हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। लेकिन श्याम सलोनी जी, एक सवाल बहुत बड़ा गहराता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी आंतरिक कला देखने को मिली इस बाय इलेक्शन में कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मुख्यमंत्री का खुद का नारा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हमारा तो नारा एक है तो सेफ है। हमारे यहाँ कोई बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में अभी जो हालात हुए हैं, उस हालात पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अपने देश को, देश के नागरिकों को ये सबक लेना चाहिए कि जैसे बांग्लादेश में वो एक नहीं हुए तो एक पक्ष वहां पर कट गया और एक पक्ष मजबूत हो गया। और यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमान है, सवालों का जवाब करवाने कोई ऐसा काम नहीं किया है। बांग्लादेश के लेकर के बोली गई और उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आज राहुल जी कहते हैं हम एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। वो किसको दिखा रहे हैं? अदानी जी के साथ। अरे आप किसको चाहते हो? अदानी जी भारतीय नहीं है। आप नहीं चाहते कि भारत का व्यक्ति इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पर एक व्यापार का नाम रोशन हो? आप नहीं चाहते कितने भारतीय लोग रोजगार पा रहे हैं? आप मोदी जी जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो। मोदी जी के परिवार को जाके भाइयों को देखिए। धारावी के मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? धारावी पर भी मैं वो बता देता हूँ आपको। धारावी पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वहाँ पर अडानी जी का अपना कोई काम नहीं होगा। अडानी जी टोटल वहाँ पर धारावी जी की लोगों के लिए और जनता के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और अब देख लीजिए रिटर्न में है, टोटल प्रोजेक्ट वहाँ की जनता के लिए है। 1,000 करोड़ के लगभग वहाँ मंजूर हो गया है, मिल रहा है, बट कार्ड हो चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आरती जी, एक बार समाजवादी पार्टी को ये देख लेना चाहिए, प्रवक्ता को देखना चाहिए, कार्यकर्ता को देखना चाहिए। जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिवार को देख लो, उनके भाइयों को सांसद है, विधायक है, MLC है। मोदी जी के भाई क्या है? कोई विधायक है, सांसद है, कोई मंत्री है या कभी अजीत जी आ रही हूँ। योगी जी के परिवार में कौन है? उनकी बहन है, आज भी फूल बेचती है। ये उन संतों से तुलना कर रहे हैं, उन संतों को आईना दिखाना चाहते हैं। एक बार आप भाई अजीत जी क्यों आईना दिखा रहे हैं आप लोग संतों को? एक बार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पवित्र किताब को आप लेकर के संविधान बचाने के बाद अजीत जी थोड़ी वाली जनता को आपने गुमराह कर दिया और नतीजा क्या हुआ? पंकज जी आ रही हूँ, पहले अजीत जी से छोटा सा जवाब जल्दी दे दीजिए। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी में ठीक है करा दिया। ठीक है। अभी तक इन्होंने मेरे भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मैंने जितने सवाल प्रश्न उठाए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुन लीजिए श्याम सलोनी और जी। ये इधर नहीं, ये इधर उधर की बातें केवल जो है, कब तक आप धर्म हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने, आस्था के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम किया, वहां से अयोध्या के राम ने आपको जो है किस तरीके से श्राप दिया, मंदिर छूने लगी, वहां के संत ने आरोप लगाया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बयान थे कि राम मंदिर नहीं। इनको रोकिए, एक भी सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि मझवा में उपचुनाव चल रहा है, डॉक्टर विनोद बिंदु के सांसद हैं, एक वोटिंग के लिए वहां पर मार हो रही है, दावत दिया जा रहा है। श्याम सलोनी जी सुन लीजिए, आप इनको रोकिए। आप मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद जी किस तरीके से पार्टी कार्यालय में
मुर्गा और बकरे का दावत दिए थे और बोटी के लिए वहां पर किस तरीके से थाली से और बाल्टी से मार हो रही थी। चुनाव आयोग का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी इनसे डरता है, क्योंकि ये डराने का काम करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने बीएलओ को बदला। ठीक है पंकज जी, ठीक है पंकज जी, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक के कर्मचारियों को ठीक हटाने है का काम किया। ठीक है पंकज जी, थाने से अजीत जी लौटूंगी आपके पास। स्वजाति ठीक है। लोगों को ला करके किस तरीके से ये ठीक है अजीत जी, लौटूंगी। ठीक है, दंगई के बदौलत हम जब सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का जवाब दे। बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या रक्षा करेंगे? यहाँ पर शेख हसीना को आप शरण देते हैं और ला करके बैठाते हैं उत्तर हिंदुस्तान में। ठीक है, और सुन कहते हैं लीजिए कि वहाँ पर जवाब भी। हिंदू सेफ ठीक है, रहेंगे। ठीक है पंकज जी। नहीं बताएं। जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाया, इसके साथ साथ एक पोस्टर भी उन्होंने जारी किया अडानी के साथ, मोदी की तस्वीर है, एक है तो सेफ है। देखिए राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी सरकारों में जो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वो झारखंड में सरकार कांग्रेस के गठबंधन से रही हो, चाहे जितनी सरकारें राज्य सरकारें रही, वहां पर अदानी के साथ कितने प्रोजेक्ट चले ये बताइए आप। ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वहाँ कितने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अदानी को दिए गए। तो इस और राजस्थान में क्या हुआ, अशोक गहलोत की सरकार ने कितने प्रोजेक्ट दिए अदानी को, गौतम अदानी को। तो आप वहां पे अपने आज उसमें तो आप चुप्पी साध देते हैं। कर्नाटक में आपने क्या किया, तमाम स्टेट में आपने अदानी के साथ गलबैयां खेली, उसको काम देने का काम किया। तो ये देखिए अदानी एक उद्योगपति है, देश के स्तंभ है, और इसलिए इस तरह का अनर्गल खिलाफ करना, आप अपने स्टेट में काम देते हैं जहां पर आपकी सरकार है तब तो ठीक है, और भाजपा शासित राज्यों में अगर उनको काम मिलते हैं, वो टेंडर के जरिए काम लेते हैं या केंद्र सरकार की योजनाओं में टेंडर के जरिए काम लेते हैं, तो आप उंगली उठाते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए। और रहा सवाल ये है कि ये उपचुनाव जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत के साथ इस चुनाव को के रण में उतरे हैं, और उन्होंने बाकायदा कई एक दिन में कई जनसभाएं की हैं, उसमें वो झारखंड भी जाते रहे। और लेकिन पंकज जी एक सवाल लगातार बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बीच कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिलती है, जब वो फूलपुर में प्रचार करने पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर से बटेंगे तो कटेंगे को लेकर साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि ये उनका पर्सनल है, हमारे नेतृत्व का नारा यही है, एक है तो सेफ है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जिस समय वहां पर बांग्लादेश में हिंदू 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं को काटा जा रहा था, उनके साथ में तमाम उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और उनको मारा काटा जा रहा था, तो उसको लेके उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला था। तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है उस पर ठप्पा लगा दिया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हिंदू समुदाय अगर एक रहेगा तो सेफ रहेगा। तो बात ठीक है। एक ही। अब केशव प्रसाद जी उसको अगर अलग नजरिए से समझते हैं तो वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये नारा ट्रोल कर रहा है और जनमानस भी इस बात को सोचने पे मजबूर है। और दूसरी चीज आती थी, एक बात और समझ लीजिए कि इस चुनाव में महिलाओं का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी महिलाओं की, तो इन 9 विधानसभाओं में भी अधिकांश महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। उनका रुझान किस तरफ रहेगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए, और जिस तरह की महिलाओं के सुरक्षा संरक्षा का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, वो भी जनता ने देखा है। हाँ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ देखिए समाजवादी पार्टी से हमेशा कटाक्ष करते रहे कि समाजवादियों को देख बिटिया घबराई, तो इस तरह के तमाम उन्होंने अपने भाषणों में वो लिखित किए हैं। अब सवाल इस बात का है कि 20 तारीख को जनमानस किस चीजों को देख कर वोट करता है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके नारे और दावों पर मुहर लगाती है। लेकिन अजीत जी, जिस प्रकार से सवाल ये उठता हुआ नजर आता है कि बाय इलेक्शन में ही आपके इंडी गठबंधन की पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि ना तो राहुल गांधी प्रचार करने आते हैं ना प्रियंका गांधी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल और अखिलेश की जोड़ी कहीं ना कहीं हिट हुई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन बाय इलेक्शन में क्या हुआ? और इसके साथ साथ एक सवाल एक और है, आपके सहयोगी एनसीपी के कि 2 से 3 प्रत्याशी उतार दिए जाते आपके सामने ही, कैसा गठबंधन? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में
इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा। राहुल गांधी जी जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, वहां बड़ा चुनाव है, बड़ा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी योगी जी को और भाजपा को हराने में अकेले सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि आप देखिए, हमारी पूरी पार्टी, यहाँ की जो सांगठनिक लोग हैं, संगठन को देखने वाले लोग हैं, आपके साथ हर क्षेत्र में डटे रहेंगे। और इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो हम लोगों का एक मजबूती से जो गठबंधन है, तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश में बखूबी इसको निभाइए। तो इस पर वो चर्चा न करें कि इंडिया गठबंधन में कहीं दो फाड़ है। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ चुंबक की तरह जो है लग करके लड़ रहे हैं, और इनको, और हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम जो है केवल हवाई नहीं, हम मुद्दा हमारा है बेरोजगारी। किस तरीके से आज बेरोजगार जो है आत्महत्या कर रहा है। पर डे हम प्रयागराज में रहते हैं, कोई लड़का कोई लड़की, प्रतियोगी छात्र छात्राएं सुसाइड नोट लिख करके पैदा जो है वो आत्महत्या कर रही, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अगर भर्तियां आ भी रही हैं तो वो किस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों और अधिकारियों, नात रिश्तेदारों में जनता के मुद्दों की बात नहीं, करते तो किसानों झांसी के अखिलेश मुद्दों पर यादव क्यों नहीं गए? ये भी तो बड़ा सवाल उठता है ना, क्योंकि प्रचार तो जगह जगह करते हुए नजर आ रहे थे। जब मासूम बच्चे धड़क गए, 10 बच्चे मासूम की मौत हो जाती है, तब उस पर नहीं जाते हैं अखिलेश यादव। झांसी का मुद्दा अखिलेश यादव खूब उठाए हैं। कहाँ पे सर? झांसी में समाजवादी पार्टी के लोग गए। 1 मिनट, अच्छा ये बताइए कि झांसी में कौन जिम्मेदार लोग हैं? योगी जी उनको बर्खास्त किए? संजय सिंह सेंगर हैं, उनके स्वजातियों को बर्खास्त नहीं करेंगे। विपक्ष का काम ही यही है। आयोग के संजय सिंह श्रीनेत्र इतना बड़ा घोटाला किए, हाई कोर्ट ने आरोप लगाया, 50 कॉपी बदल दी गई। संजय श्रीनोत को क्यों नहीं हटाया जा रहा? जान रहे हैं कि संजय श्रीनोत को हटाएंगे तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा, जो भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ है आयोग में, इसलिए हटाने का काम नहीं करते। जूता कांड खीरी लखीमपुर में एक विधायक योगेश वर्मा को इनके स्वजाती अवधेश सिंह मारते हैं वकील, आज तक उनके ऊपर बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई। योगेश वर्मा भोकारा छोड़ करके रोक रहे थे, मांग कर रहे थे। पीडीए और दलित के लोगों को किस तरीके से इनके स्वजाती लोग पीट रहे हैं। थानों में स्वजाती 80% लोगों को बैठा दिया इन लोगों ने, और जिलों में 80% इन लोगों ने अपने स्वजाती लोगों को बैठा दिया है। तब पीडीए का मुद्दा नहीं है। अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर दर्द है, लेकिन वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। अरे केशव प्रसाद मौर्य के लिए आप लोग काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़ा गया तो पिछड़ा मुख्यमंत्री बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में? उनके नेतृत्व में आई थी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उनको स्टूल पर बैठाया जाता है, उनको बयान देने के लिए केवल जो है आगे किया जाता है। देखिए, मैं बात लाऊंगा, सच्चाई से ये सब लोग भाग रहे हैं। सच्चाई उत्तर प्रदेश की ये है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। जो इनका बेस केडर वोट है मुस्लिम, वो भटक चुका है। इसलिए जानबूझ करके बार बार के मुस्लिम को एक करने के लिए कि अब इंडिया गठबंधन। अरे भाई, आप कहाँ इंडिया गठबंधन हो? कौन सा इंडिया गठबंधन हो? एक गठबंधन के किसी अपने साथी का बताइए ना, कि आपके साथ कौन है? केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट ना मिल जाए और सलाउद्दीन ओवैसी को वोट ना मिल जाए, मुसलमान ना बच जाए, तो आप मुसलमानों को एक करने के लिए गुमराह कर रहे हो, प्रदेश को गुमराह कर रहे हो। हकीकत ये है कि इनका वोट बैंक खिसक चुका है, बढ़ चुका है, और इसीलिए ये बार पीडीए जो कर रहे हैं ना, ये पीडीए को केवल ये हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और उपचुनाव योगी जी का जो कार्य है, योगी जी की जो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के पुरुष, नौजवान, अभी आपने छात्रों को बरगला दिया। आपने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इलाहाबाद में, प्रयागराज में बिठा करके और जिस तरह से कांड कराया, अगर उसकी एक जांच हो जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, और आपने गुमराह करके एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जिससे कि अब पढ़ा लिखा कौन है, ज्यादा संख्या किसकी थी? हिंदुओं की। पढ़े लिखों को गुमराह कर रही है समाजवादी पार्टी। आप केवल बांटना चाह रहे हो। अभी झांसी में इतना बड़ा हादसा हो गया, ये भैया ये हादसा है, ये इस हादसे की जांच हो रही है, और मृतकों को हटाइए वहां के निदेशक को के साथ
5 लाख रुपया प्रदेश सरकार, 2 लाख रुपया केंद्र सरकार ने दिए हैं। लेकिन झांसी में ऐसा जब नहीं कांड है। हो रहा होता है तो योगी जी भी तो मशगूल नजर आते हैं ना चुनाव प्रचार में। नहीं, चुनाव प्रचार एक अलग विषय है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी है वहाँ कंटिन्यू रहते हैं, 24 घंटे वहीं पर है, पूरा जांच कर रहे हैं, पूरा एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, और उसकी इसका स्पष्ट 10 दिन के अंदर में आपको आ जाएगा फैसला कि कौन दोषी था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये योगी जी की सरकार है पंकज जी, यहाँ पर पंकज जी, अपना पराया नहीं होगा। ठीक है, जो ठीक है। दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आरती जी, समाजवादी पार्टी बार बार इस तरह से बरगला रही है कि बेरोजगारी और अभी ये नहीं हो रहा है, अभी वहाँ पे रात हो गई है, केवल एक बार इन्होंने संविधान को वो तो परिणाम में पता ही चल जाएगा। ठीक है, ठीक है पंकज जी, परिणाम ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है जी पंकज। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि जिस तरह से झांसी में जो घटना हुई, मासूम बच्चे 11 बच्चे उसमें मर गए, जिस तरह से वहां पर फायर के इंतजाम पूर्णतया सक्षम नहीं थे और जिस तरह से ये हृदय विदारक हादसा हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रात में जिस समय घटनाक्रम हुआ उसी समय उन्होंने घटना का संज्ञान लिया और तुरंत डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनको उसी समय रवाना किया और उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी वहां पर घटना स्थल पे पहुंच गए और उसकी 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली गई। 12 से 24 घंटे के अंदर वहां बाकायदा कमिश्नर को लगा के, मंडल आयुक्त को लगा के रिपोर्ट मांगी गई। तो ये सब इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर इस सरकार में कोई भी अगर इस तरह का कृत्य होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ ने कोरोना खत्म होने के बाद पहला काम किया कि 75 जिलों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, सब में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का काम किया और आज ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं। और दूसरी बात, एक बात और भी याद रखना चाहिए कि पूर्व में 30 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 14 साल बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में आई है और उस दौरान अगर आप बात करें तो जिस तरह से मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, उससे गोरखपुर, पडरौना, देवरिया, कुशीनगर ये सब जिलों में भयानक उसका प्रकोप रहता था और लाखों बच्चे काल कल्पित हुए, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन कोई सरकारें उसका सुधि नहीं लेती थी। सपा की सरकार आती थी, बसपा की सरकार आती थी, किसी ने उसकी सुधि नहीं ली और उसका परिणाम रहा कि कितने बच्चे लाखों काल कल्पित हुए। लेकिन 2017 में योगी लेकिन पंकज जी, इन सब के बीच जो ये बाय इलेक्शन, इससे ना तो कोई सत्ता के आने न जाने से फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार का बाय इलेक्शन मैं पहली बार देख पा रही हूँ कि इतना कड़ाई से जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से सत्ता पलट जाएगी या फिर कुछ इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। सुनते लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आने के बाद मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी को धूल दूषित कर दिया और आज वो हवा हो गई और उस तरह की घटनाएं बंद हो गई। अब दूसरी बात, ये चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में ही देखिए जिस तरह से कांग्रेस के लोग कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है और न कांग्रेस के एंटी गठबंधन के लोग कोई प्रचार प्रसार में है, तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है जो कांग्रेस के को मिले लोकसभा चुनाव में, 17 सीटों पे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लड़ा था एनडी गठबंधन के साथ मिलके, तो क्या ये जरूरी है कि वो कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को मिले? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें चाहती थी, 4 से 5 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक भी सीटें देने का काम नहीं किया। उसी की परिणति कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, ठीक है अजीत जी, लेकिन ये देखिए कि ये सीटें, ये वोट बैंक अगर क्या नाम है इधर डाइवर्ट होता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी ये बाई इलेक्शन में। ठीक है अजीत जी। भाई पंकज रस्तोगी जी भाजपा के प्रवक्ता बन करके और एक तरफा योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, गोरखपुर में वही स्वास्थ्य की ये हालत था कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने बच्चे मर गए थे। अभी ओम प्रकाश राजभर के पिताजी की माताजी मेदांता में भर्ती थी, बोकारो छोड़ के रो रहे थे, पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे। इनके योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बांदा के एक सांसद अपने बेटे को पीजीआई में भर्ती नहीं कर पाए, दवा के अभाव में उनका बेटा मर गया। उन्होंने बयान दिया कि स्वास्थ्य शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से जो है अत्याचार और भ्रष्टाचार चल रहा है, घोटाला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
यही प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में तमाम प्रिंट मीडिया ने सीरीज चलाया था कि यहाँ की दवा और यहाँ का ग्लूकोज किस तरीके से चूहे खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, लेकिन मरीजों को वो दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। और आए दिन यहाँ पे स्वरूप रानी में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच में मारपीट होती है, क्योंकि यहाँ की लोग डॉक्टर जो है दवा मरीजों को बाहर लिखते हैं लाने के लिए, क्योंकि ये कमीशन खोरी होती है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। एम्बुलेंस की स्थिति पे हमने पूछा, उस पर नहीं बताए कि कर्मचारी और ड्राइवर जो धक्का देते नजर आते हैं, लेकिन तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं योगी जी के। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं कि एक सवाल का अगर उत्तर दे दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगी धाराओं को, जितने भी उनके ऊपर मुकदमे थे, इस सरकार ने अपने ऊपर से हटाया है कि नहीं हटाया है? ये दंगाई सरकार में आ गए हैं जो दंगा कराने वाले लोग थे, और आज समाजवादियों को नैरेटिव कर रहे हैं कि हम लोग गुंडे हैं, समाजवादी लोग गुंडे हैं, और सारे के सारे भाजपा के दंगाई जो है इस समय दंगा कराने वाले लोग जो सरकार में है, वो किस तरीके से गुंडई की भाषा, नफरत और हिंसा की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। आम जनमानस में भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, प्रेम और सौहार्द को खत्म करने का काम कर रहे हैं। केवल नैरेटिव करके हिंदू मुसलमान के नाम पर ये वोट को लेना चाहते हैं, बंटवारा करके वोट को लेना चाहते हैं। इसीलिए नारा लाया गया है, क्योंकि जानते थे कि विकास के मुद्दे पर जब बात उठेगी तो विकास के सवाल पर इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, केवल नाम बदलने का काम किया, नेम प्लेट बदलने का काम किया है इन लोगों ने। वहीं पर लखनऊ में काम देख लीजिए कि लोक भवन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार ने बनाया था, तो वहां पर मूर्ति किसकी लगा दी गई? इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, तो वहां पर किसका नाम बदल के क्यों नाम बदल दिया गया? कैंसर इंस्टीट्यूट आज बन करके तैयार नहीं हो पाया। आप बताइए कि वहां पर आलम हवाई अड्डा जो है बस अड्डा बनाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, आज बस अड्डों को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब नहीं देंगे ये लोग। मेट्रो की शुरुआत समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में की, एक भी मेट्रो इन्होंने बनाया हो तो बताए। तमाम जगह इन्होंने शिलान्यास कर दिया, लेकिन अजीत यादव जी आप बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन मैं अजीत यादव जी को बता दूं, ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं जीतेंगे, परेशान न रहिए, कितना भी आप कर्मचारी हटा लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपके हमने बहुत सुना है, हम बिल्कुल बोलते नहीं है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे ना, तो उनकी योजनाएं मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कॉलरशिप आती थी। आपको मालूम है, कब्रिस्तान के लिए अलग से फंड मिलता था। हमने लैपटॉप बांटा तो केवल एक समुदाय को बांटा, मुस्लिम को। योगी जी की सरकार में, पिछले कार्यकाल में और वर्तमान में कोई एक योजना की बता दीजिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम का पक्षपात किया गया हो। एक योजना बता देंगे तो आप राजनीति कहना छोड़ देंगे। आपसे समाजवादी पार्टी राजनीति करती नहीं है, आप तो गुंडागर्दी वाले लोग हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म आपसे कहते हैं। हम अब दंगाइयों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है समाजवादियों को। एक योजना योगी आदित्यनाथ जी के जिनका गद्दारी का इतिहास रहा हो, आजादी के आंदोलन, उनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 52 साल तक संघ के कार्यालय पे नागपुर में आपने झंडा नहीं फहराया। देश के साथ गद्दारी करने वालों, हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नागपुर के संघ के कार्यालय पर 52 साल तक झंडा जिन लोगों ने फहराया नहीं फहराया हिंदुस्तान का, और वो हमें बंदई का सर्टिफिकेट देंगे। दंगाइयों से हमें सर्टिफिकेट लेने की, गद्दारों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं राष्ट्रवाद की। हमने योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के पहले संत, हमको गुंडों से सर्टिफिकेट, गुंडे मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है समाजवादियों को। आप माफिया की कब्रों पे जाके रो और कहो कि संत जो क्या हमको बुलडोजर चला रहे हैं। अरे आप जिंदा की कब्र पे आडवाणी जाते हैं, नवाज शरीफ के यहाँ आपके प्रधानमंत्री भी जाते हैं आम खाने, वहाँ पे बिरयानी खाने जाते हैं, साल पानाने जाते हैं आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बुलाए। जिंदा की मजार पर कौन जाता है? आडवाणी जाते हैं, सरकार है, समाजवादी नहीं गए थे जिंदा की बखान करने मजार पर। खाने नरेंद्र मोदी जी और हमें गर्व है, हमें गर्व है, बनाया है। हमें भी गर्व है समाजवादी होने में। हमारा देश की आजादी में गद्दारी का इतिहास नहीं रहा, बीजेपी वालों की तरह, संघवालों की तरह। हम माफीनामा लिख करके नहीं देते थे, माफीनामा लिख कर देने नहीं गया था कोई समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी ने
सदस्यता अभियान चलाया और उत्तर प्रदेश में कई करोड़ मतदाता बने और कार्यकर्ता भी लवरेज है। और निश्चित रूप से जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी, तो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, पूरी पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है। और सभी मंत्री जिनको प्रभार दिया गया वो अपने अपने 9 विधानसभा की कमान संभाले हुए हैं और निश्चित रूप से मान के चलिए इसके रात दिन वहाँ एक किए हुए हैं। और निश्चित रूप से मान के चलिए जिस तरह से कांग्रेस की अनदेखी समाजवादी पार्टी ने की है, उसका निश्चित रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का जो परंपरागत मतदाता है वो कहीं न कहीं से ये सोचने पर मजबूर होगा कि जब उसकी पार्टी को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है तो उसके वो भी निश्चित रूप से ये वोट बैंक उधर खिसकने के पूर्ण रूप से आसार है। और वैसे भी बाई इलेक्शन जो होते हैं, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी के पक्ष में जाते रहे हैं। अरे संजय निषाद को टिकट नहीं दिया गया, वो भी तो खसक सकता है। तब पता ओम प्रकाश राजभर को भी टिकट नहीं दिया, वो भी तो खसक सकता है। एक तरफा ना बतियाइए ठीक है। पंकज जी। ठीक है, आप- आप सभी आप- पैनलिस्ट आप- का हमारे आप साथ राजनीतिक जुड़ने के लिए बहुत बहुत विश्लेषक हैं। धन्यवाद। आप राजनीतिक ठीक है। विश्लेषक हैं फर्जी। जिस प्रकार से आखिरी चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है और उसके साथ साथ जहां 9 सीटों पर घमासान तेज हो गया है, के साथ साथ अब जनता की बारी है। जिस प्रकार से चुनावी वादे, शोर और इसके साथ जो सुनने को मिल रहे थे वो 5 बजे से थम चुका है और अब जनता की बारी है। किसके दावे वादों पर जनता ने मुहर लगाएगी वो चुनावी परिणाम में पता चलेगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।